कहेंगे अबाउट द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग इन आवर कंट्री? भाई दो बातें हैं। एक तो ये है कि हमने जो 2001 में इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम वज़ा किया गया था, उससे हमने बहुत कुछ सीखा, और उसी के सीखने की वजह से हमने जो 2001 में इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम राइज किया, उसकी हमने अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ कर दी, जिसकी वजह से जो आप ग्रोथ रेट्स कह रहे हैं वो हम अचीव कर पाए। एक बात मैं बता दूं और कि ये आपने मलेशिया और बहरीन का दिया, उनके मार्केट शेयर्स एटलीस्ट मलेशिया का हमसे ज़्यादा है, लेकिन उनका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट रहा है ना, वो हमसे कम रहा है, बहुत कम रहता है। तो दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर आप हमें कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट हमारा जो है वो ऑलमोस्ट डबल है टू द बेस्ट विच इज़ मलेशिया। तो ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि जो हमने पीछे से जो प्लेटफॉर्म एक दिया गया था 2001 में, उसको ही लेवरेज किया एंड अपनी अप्रोच को बदला, क्योंकि उस वक्त जो अप्रोच थी वो इस्लामिक बैंकिंग को एक मजहबी या एक कानूनी इशू के तौर पे देखा गया और इसको लॉन्च किया गया। हमने ये सीखा कि ये मजहबी और कानूनी नहीं है, ये बेसिकली एक बहुत बेहतर सिस्टम है, एक नया सिस्टम मुतारिफ करने की बात है। तो एक नए सिस्टम को जो आप मुतारिफ करते हैं, उसके जो इश्यूज़ वगैरह होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं उससे कि अगर आप एक कानूनी या रिलीजियस इशू को सॉल्व करें। सर, नए सिस्टम के हवाले से जब आप बात कर रहे हैं, अच्छा अब कंपैरिजन थोड़ा सा पहले कर लूँ। मैं चाहूँगा कि आप जैसे हमारे नाज़रीन को भी बताइए कि जैसे कि जिक्र किया हमने थोड़ा मोटे मोटे अल्फाजों में, और थोड़ा मोटे मोटे अल्फाजों में बताइएगा कि इस वक्त कहाँ खड़ी है खत्ते में हमारी इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री। इनफैक्ट खिता छोड़ दे, दुनिया में कहाँ खड़ी है, कितना मार्केट शेयर इस वक्त हमारे पास है, कितना वक्त हमें लगा, मलेशिया को कितना वक्त लगा, बहरीन को कितना वक्त लगा, और अब मजीद अगले 10 साल की अगर बात की जाए तो आप इस ग्रोथ को किधर जाता हुआ देखते हैं? देखिए, ओवरऑल दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट साइज अबाउट 2.7 ट्रिलियन US डॉलर्स, विच इज़ अ लॉट, क्योंकि अगर आप 5 साल पहले देखें तो इस 2.7 ट्रिलियन के जगह जो पेशन गोई की जा रही थी, इट वाज लाइक 150 मिलियन और 500 मिलियन। तो वो तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा रहा। पाकिस्तान में, मलेशिया में, हर जगह बहुत ज़्यादा रहा। बट मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि अब हमें इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। ये इसको मुतारिफ करना, इसको लोगों में एक्सेप्टेबल करना, वो अब हो गया। अब जो बेसिक इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हो गए, क्योंकि इसमें लीगल इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज होते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी के इश्यूज होते हैं। ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैव बीन सॉर्टेड आउट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब हमें इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा, और अगर हम इसको नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जाएंगे तो मेरा ख्याल है जो करंट लेवल है उसी पे ये रह जाएगी। नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जाएंगे, देन इट विल बी एक्सपोनेंशियल। सर, नेक्स्ट लेवल पे अभी भी आपको फील नहीं होता कि हमें थोड़ी बहुत और वजाहत करने की जरूरत है इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से? बिकॉज डेफिनेटली एक तबका है जो कि इस्लामिक बैंकिंग को भरपूर तरीके से जो है वो मानता है कि डेफिनेटली इस्लामिक बैंकारी का निजाम हो सकता है, मगर एक बहुत बड़ा तबका अभी भी मौजूद है जो कि इस्लामिक बैंकिंग को समझ ही नहीं पाया। वो कहते हैं व्हाट इज इस्लामिक बैंकिंग, मतलब कि इट इज प्रीटी मच के नाम बदल दिया, कन्वेंशनल बैंकिंग का जो है सूद को जो है चार्जेस से रिप्लेस कर दिया है, वहां पे इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे चार्जेस लगा दिए जाते हैं। अभी भी जो है कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आ पाती, मतलब कि सोफिस्टिकेशन या यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्ट्स ऑफ बैंक्स हम नहीं देख पाते। तो थोड़ी अगर इसी प्लेटफॉर्म के जरिए अगर थोड़ी सी मुख्तसर अल्फाजों में अगर मैं आपसे कहूं कि आप थोड़ी वजाहत करें कि किस तरीके से अब आज के दौर में इस्लामिक बैंकारी का निजाम और जो मौजूदा कन्वेंशनल बैंकारी का निजाम वो किस तरीके से फर्क है? देखिए, कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स टेस्ट। आई थिंक अब ये जितने भी सारे लोग हैं, इनको इस तरफ लाने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स हैं वो इनको दी जाएं इस्तेमाल करने के लिए। लेट देम यूज़ इट एंड दे विल देन फाइंड आउट कि डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, डिफरेंसेस जो हैं वो बेसिकली टेक्निकल हैं, इसलिए आपको नज़र नहीं आते। इस्लामिक बैंकिंग का मेन प्रिंसिपल ये है कि ये सिर्फ रियल इकोनॉमी में डील करती है, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो रियल इकोनॉमी के साथ साथ फिक्टिशियस या पेपर इकोनॉमी में भी डील करती है। इसकी वजह से बहुत सारे फ़र्क आ जाते हैं। द रीज़न वाई पीपल थिंक कि जी एक ही बात है, क्योंकि फंक्शनैलिटी जो है वो तकरीबन एक जैसी है, मतलब, और फंक्शनैलिटी एक तरीके से एक जैसी इसलिए है कि अगर आपकी एक ज़रूरत है, उसकी सोल्यूशन एक ही है, तो मुझे तो आपको वो सोल्यूशन देनी है ना। अगर मैं आपको वो सोल्यूशन ऐसे दे सकता हूँ कि वो आपकी बिलीव्स के मुताबिक भी है और इकोनॉमिकली एफिशिएंट है तो बेहतरीन है। अगर वो सोल्यूशन मैं आपको दूं जो आपकी सोल्यूशन तो है लेकिन आपकी बिलीव्स में नहीं है, इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट है, तो वो आपके लिए काम नहीं आएगी। लेकिन ये इकोनॉमिकली इनएफिशिएंसी और द फैक्ट कि जस्टिस का तस्वुर और ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में नहीं आती, लॉन्ग टर्म में आती। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ। एक प्रोडक्ट है, आप गाड़ी का लोन ले लेते हैं कन्वेंशनल बैंक से, आप जाके इजारा लेते हैं एक इस्लामिक बैंक से, सेम थिंग। यू प्रॉब्ली एक आप
करोला ले लेते हैं 5 साल की, वही डाउन पेमेंट, वही किस्तें, वही सब कुछ, तो आप कहेंगे यार फ़र्क क्या है, ये आपने सिर्फ इजारा कह दिया तो ये हो गई। लेकिन इसकी एक मिसाल ये देख लें, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मुफ्ती साहब नजीब साहब, वो ये मिसाल देते हैं, बहुत अच्छी मिसाल है। वो समझते हैं आपने इसको देखना है इसका फ़र्क, तो यूँ समझिए एक एक्सेप्शनल केस ले लें, आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता, 3 महीने के लिए वो वर्कशॉप में खड़ी होगी। अगर आपने कन्वेंशनल बैंकिंग से वो गाड़ी ली है तो आपने कन्वेंशनल बैंक से गाड़ी नहीं ली थी, पैसा लिया था, उसके ऊपर सूद उन 3 महीनों का भी लगेगा। अगर आपने इस्लामिक बैंक से वो गाड़ी ली थी तो आपने पैसा नहीं लिया था, वो गाड़ी ली थी और उस गाड़ी का आप रेंट दे रहे थे, तो जब तक वो गाड़ी आपके यूज़ में नहीं है आपको वो रेंट नहीं देना, तो वो 3 महीने तक आप रेंट नहीं देते। तो इस वजह से आप देखेंगे कि ये इस्लामिक प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा बैलेंस्ड हैं बिटवीन द बैंक एंड द यूज़र, उनकी जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है एज अगेंस्ट कन्वेंशनल बैंकिंग। सर एक जो कंप्लेन आती है वो कहते हैं कि चलो जो डिफरेंस होता है, कन्वेंशनल बैंक तो इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है जो भी इंटरेस्ट रेट जो सेट हुआ हुआ उसके मुनासबत से, इसी तरीके से जो है इस्लामिक बैंक जो है वो सर्विस चार्जेस लेता है, या जो एक्स्ट्रा चार्जेस, एड ऑन चार्जेस जो है वो अपने सर्विसेज पे चार्ज करता है, व्हिच प्रीटी मच इज कॉम्पनसेट्स द होल फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ी वजाहत कीजिए जो एक बैंक का, एक इस्लामिक बैंक के जो सर्विस चार्जेस हैं और एक कन्वेंशनल बैंक के जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं उसमें क्या फर्क? देखिए आप, आई थिंक वी आर मिक्सिंग टू थिंग्स, बट सिंपली ये देख लें कि इस्लामिक बैंक का मार्कअप देख लें और कन्वेंशनल बैंक का इंटरेस्ट क्या फ़र्क है। कन्वेंशनल बैंक का इंटरेस्ट जो है वो एक फिक्टिशियस अमाउंट होती है, जो मैंने आपसे कह दिया मैं आपको 7-10-8% दूंगा। इस्लामिक बैंक का प्रॉफिट जो है वो आपको ये ज़रूर बताते हैं कि हमको 7-8% तक दे सकते हैं, लेकिन वो फिक्टिशियस अमाउंट नहीं होती, वो अमाउंट होती है जो एक्चुअली बैंक ने अर्न की होती है और आपके साथ एक फार्मूले के मुताबिक उसको वो डिवाइड शेयर कर रहा होता है। द रीज़न के इंटरेस्ट की अमाउंट और जो इस्लामिक बैंक्स मार्कअप देखते हैं उनकी सिमिलर होती है, इसलिए होती है कि इंटरेस्ट बेस्ड बैंक्स जो होते हैं और इस्लामिक बैंक जो होते हैं वो उसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हम भी वही करेंगे। तो जो रिटर्न इस्लामिक बैंक या कन्वेंशनल बैंक कमाता है वो डिपेंड करती है उस इकोनॉमी के पैरामीटर्स पे, उस मेथडोलॉजी पे डेवलप नहीं डिपेंड करती जो वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सूदी कारोबार से जाए चाहे इस्लामी बुनियादों पे। तो इस वजह से मोर और लेस सेम आ जाता है। लेकिन जो इस्लामी बुनियादों से करेगा उसमें अगेन रियल इकोनॉमी होगी, उसमें अगर टेक्निकली आपका 100% इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम हो, इस्लामिक इकोनॉमिक निज़ाम हो, तो टेक्निकली आपके निज़ाम में इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकती। सही। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो सिमिलर लगते हैं आपको इस वजह से। ये कितनी बड़ी बहस है सर, जिसके अंदर अगर वक्त बहुत हो तो बंदा चलता चला जाए, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब अगर थोड़ा सा आ जाए मजीद ग्रोथ पोटेंशियल के हवाले से विद इन द पाकिस्तानी मार्केट, 2008 तक करीबन कोई 6 इस्लामिक बैंक्स थे, फिर उसके बाद हमने मर्जर देखा एमिरेट्स ग्लोबल का और अल बराका बैंक का, अब 5 मौजूद हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि अब इन द नेक्स्ट 10 years टू कम फॉर इंस्टेंस क्या मजीद इस्लामिक बैंक्स जो है वो स्प्रिंग अप हो सकते हैं पाकिस्तान में, और या बाहर से कोई मजीद इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकता है? क्या पाकिस्तानी मार्केट में इस्लामिक बैंक्स की खपत हो सकती है, मजीद हो सकती है? क्या आप कितना पोटेंशियल देखते हैं? देखिए इसमें जवाब आई एम अफ्रेड ब्लैक एंड वाइट नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। ये जो आपने मर्जर की बात की, आई पर्सनली थिंक इट्स गुड। इसका मतलब ये है कि मार्केट फोर्सेस काम कर रही हैं, इनएफिशिएंसीज को बाहर निकाल रही हैं, तो दैट मीन्स कि मार्केट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया इस सिस्टम को, जो कि बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक का पोटेंशियल है कि नहीं, आप ये देख लीजिए हमारे बैंक में जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम मिडल ईस्ट हैं, फार ईस्ट हैं, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग न्यू कैपिटल ऑफ 1.8 बिलियन रुपीज़ राइट नाउ। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर है, देखिए अगर इन्वेस्टर किसी मतलब टेक्सटाइल में, ऑटोमोटिव में, किसी एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है तो वो उस इंडस्ट्री पे पॉजिटिव आउटलुक है। लेकिन अगर वो बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है पूरी इकोनॉमी पे उसका पॉजिटिव आउटलुक है। तो यस ये है, और इन्वेस्टमेंट भी आएगी नाउ कि आगे जाके ये बैंकिंग बढ़ेगी कम होगी, वो इट अगेन डिपेंड्स मार्केट फोर्सेस पे है। और उसमें यही है कि अगर हम इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हैं और वो उसकी पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस और उसको उस तरह से देखने को तैयार हैं तो ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, इसका हुलिया कुछ और बन जाएगा। अगर हमने इसको इधर ही स्टैग्नेट करना है तो इसका हुलिया कुछ और बन जाएगा।